हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एचडी क्लासेस। और आज आपकी वर्षा मैम आपके लिए लेकर के आई है बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, अभी भी जिसने चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं देखा है वो जाकर के देख लेना। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको वो पूरा चैप्टर कराया था। एग्जैक्टली लाइव एग्जाम्पल के साथ आज अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 अपने बिजनेस स्टडीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि कौन देता है? एक मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर को बताता है। ये एक इंपॉर्टेंट मैटर रखता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर है क्या। तो ये एक जनरल गाइडलाइंस आपको बताई गई है। क्या बताई गई है? जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, बता कौन रहा है? एक मैनेजेरियल, इसको आप बोल सकते हैं एक जो मैनेजर है, कंपनी का ओनर जो है वो। आज एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं। सपोज करो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से याद, प्रिंसिपल वर्ड याद आते हैं आपको, स्कूल के प्रिंसिपल की याद आ रही होगी, है ना। लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग होती है बेटा, वो होता है PAL प्रिंसिपल, और यहां पर है अपने पास LES। तो कुछ तो डिफरेंट होगा, बिल्कुल होगा। यहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं, डिसीजंस को लिया जाता है, फिर वो कोई से भी लेवल पे हो, चाहे वो हाई लेवल हो, लोअर लेवल हो या मिडिल लेवल हो। ये अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट से भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है जनरल गाइडलाइंस। इसके अंदर कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है और उनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब है, आपने एक ही डायग्राम पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में, दैट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब है कि ये कोई सा भी लेवल हो, सभी पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ तो प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड है और कुछ एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। दूसरी चीज फ्लेक्सिबल, ये क्या होगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और लास्ट इज बिहेवियरल। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फियोल्स के प्रिंसिपल। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा हेनरी फियोल है उसने कितने प्रिंसिपल दिए थे बेटा? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे हमारे हेनरी फियोल ने। अब इनको मैं आपको याद करा रही हूं ट्रिक से। सबसे पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। सेकंड आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थर्ड आता है डिसिप्लिन। इन 3 को अपन कैसे याद करेंगे? यहां पर डैड है, क्या है? डैड, DAD, और डैड का नाम क्या है? हेनरी फियोल, जिनने कितने प्रिंसिपल दिए हैं? 14। डैड के पास काम बहुत सारा है, बहुत सारा काम है, इसलिए वो काम को डिवाइड करते हैं। काम को डिवाइड करना मतलब डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद जब उन्होंने काम को डिवाइड करा तो उन्होंने बोला सारा का सारा काम कैसा होना चाहिए? पूरा का पूरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा काम होना चाहिए। और सारा का सारा काम डैड को किस में चाहिए? डिसिप्लिन में। तो DAD, ये हो गई 3 पॉइंट्स की ट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4th पॉइंट, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ABCD में पहले C आता है, फिर D आता है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। डैड ने हमें क्या प्ले करने के लिए बोला? CD में हमने किसको बिठाया? कमांड को और डायरेक्शन को। अब आपको पता होना चाहिए यूनिटी ऑफ जो कमांड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 बॉस एंड 1 सुपीरियर। यूनिटी ऑफ कमांड में 2 चीजें होंगी, क्या क्या? यूनिटी ऑफ कमांड में पहला होगा 1 बॉस और 1 सुपीरियर। सेम एज इट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी 2 चीजें होंगी, 1 हेड और 1 प्लान। अब यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपने ये दोनों चीज इसमें लिख दी, ये दोनों चीज इसमें लिख दी, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा गलत। तो ये आपको पता होना चाहिए। 5 पॉइंट्स मैंने आपको याद करा दिए। यहां पर डैड है, डैड का नाम क्या है? हेनरी फियोल। उनके पास उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए। सबसे पहली बात, पहला प्रिंसिपल क्या था? उनके पास काम बहुत ज्यादा था तो उन्होंने डिवाइड करने के लिए बोला। डैड ने काम को डिवाइड करना मतलब डिवीजन ऑफ वर्क। काम को कैसे करना है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तीसरा, डिसिप्लिन में सारा काम करना है। ये 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट और 5th पॉइंट, डैड ने क्या प्ले करने के लिए बोला? CD। C से यूनिटी ऑफ कमांड एंड D से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। C में क्या था? 1
बॉस, 1 सुपीरियर, और डी में क्या था, 1 हेड और 1 प्लान। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या पॉइंट नंबर 6 क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। 6% आ रहा है तो इंटरेस्ट से याद कर लो आपको 6% क्या लगाना है, इंटरेस्ट। तो वो पॉइंट कौन सा है, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं 7, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। 7 किसका देना है, पर्सन्स का। ये हो गया पॉइंट याद। 8 पे आपको CD जो आपने प्ले करी थी वही CD पे आ जाओ, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने डिटेल में आपको इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं मैंने, आप वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 9 नंबर पे आ रहा है स्केलर चेन। ये हिंदी में हम इसको नो लिखेंगे, नो। तो हमें कोई भी चेन नहीं बनानी, यू हैव टू मेक नो चेन। तो उस चेन का नाम क्या है बेटा, स्केलर चेन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, स्केलर चेन एक्सप्लेन करने के लिए आता है। 10 नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ दिख रहा है O, तो O से O याद कर लो। 10 नंबर पे कौन सा पॉइंट आएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। एक और एक, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। एक और एक करके हमें क्या बनानी है, एकता बनानी है। तो एकता को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इक्विटी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। 12 नंबर पे आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। डैड ने बोला मुझे सारा का सारा काम सिस्टमैटिक चाहिए, अगर काम अच्छे से नहीं हुआ तो मैं उस पर्सन की क्या बजा दूंगा, 12। तो 12 नंबर पे कौन सा पॉइंट आ गया बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। 13 पॉइंट आता है इनिशिएटिव। डैड बोल रहे हैं 13 नंबर पे क्या आ रहा है बेटा, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव को कैसे याद करना है आपको, डैड बोल रहे हैं 13 पर ऐसे लिखते हैं 13 नंबर को, 13 और मेरा नहीं सुनना मुझे, सबके सब काम कैसे करेंगे, अपने अपने इनिशिएटिव को लगा करके। 13 नंबर पे ये हो गया। 14 पे आता है स्प्रिट द कॉप्स। अब इसको याद कर लो, स्प्राइट की जो बॉटल है वो आपको सिर्फ कितने रुपए में मिल रही है, ऑफर चल रहा है, कितने रुपए में मिल रही है, 14 रुपीज में। तो ये थे अपने 14 प्रिंसिपल्स जो कि किसने दिए थे, हेनरी फ्योल ने। और 14 प्रिंसिपल्स को याद कैसे करना है, आई गिव यू अ शॉर्ट ट्रिक, यू हैव टू लर्न ऑल दीज पॉइंट्स विद दिस शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट इनके एक्सप्लेनेशन पे। डिवीजन ऑफ वर्क आ गया, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताता है कि जो काम है वो डिवाइड होना चाहिए छोटे छोटे टास्क के अंदर। ठीक है, ये दे रखा है, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस होना चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन में सारा का सारा जो काम हो रहा है वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारा का सारा काम किस में होना चाहिए, डिसिप्लिन में। इन्हीं के ऊपर केस स्टडी आएगी इस साल, जैसे कि पिछली साल आई थी। मैं आपको हर एक एक चीज बताऊंगी कहां पर किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। केस स्टडीज पूछ लेगा इनसे रिलेटेड और आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। इसके अंदर सिर्फ एक ही सुपीरियर रहेगा। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू द कोऑर्डिनेट्स एंड फोकस इफ एफर्ट्स। जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते हो। सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस। जो भी एम्प्लॉयज है उनके साथ हमें भेदभाव नहीं करना है, जो जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको उतनी ही सैलरी और उतने ही वेजेस उनको पे करने हैं। गिव देम अ रीजनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एटलीस्ट आप उनको इतना पे करें कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो, अच्छे से काम हो उनका। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, और इतना पे करनी भी चाहिए कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या बताता है आपको, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आपको बता रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो भी कंसंट्रेशन है डिसीजन मेकिंग का इस ऑफ मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। उसको आप क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन। द डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अमंग मोर देन वन पर्सन, एक पर्सन से ज्यादा अगर है तो वो क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलर चेन क्या है, इट रेफर्स टू द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस टाइप की चेन होती है। ठीक है, इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो टॉप से बॉटम की तरफ होता है, बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम। ठीक है, अब इसने और क्या बोला,
विच शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर, जिसको फॉलो कौन करेगा, मैनेजर्स करेंगे, एंड द सबॉर्डिनेट, जितने भी सबॉर्डिनेट होंगे। इन केस ऑफ एमरजेंसी, अगर कोई भी एमरजेंसी पड़ती तो एक शॉर्ट ट्रैक अपनाएंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे, ABCDE FGHI। सपोज करो इसको इससे कम्युनिकेट करना है तो ये इससे कम्युनिकेट कर लेगा, इसको इससे कम्युनिकेट करना है तो ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन ये जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे गैंग प्लैंक। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 10 नंबर का है आपका ऑर्डर। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। ठीक है, ऑर्डर में हर एक की प्लेस है। इक्विटी, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन में एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी में आपको बेटा पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर नंबर 1 में। इनिशिएटिव लगा करके सारा काम करना है। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है प्लान्स को। लास्ट पॉइंट इज स्प्रेड द क्रॉप्स। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट, यूनिटी इन हार्मनी अमंग द एम्प्लॉइज। अगर सारे के सारे एम्प्लॉइज मुट्ठी बंद करके काम कर रहे हैं तो काम बहुत आगे तक पहुंचेगा और वो अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होनी चाहिए, सारे के सारे कैसे काम करने चाहिए, टीम स्पिरिट में, टीम बना करके काम करने चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इजीली अचीव हो जाएंगे। ये था इसका मतलब। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दूसरा है अपना प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसने, कौन है ये, टेलर, FW टेलर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, FW टेलर ने आपको कितने प्रिंसिपल दिए बेटा, 4 प्रिंसिपल्स। 4 प्रिंसिपल में से सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इज दैट क्लियर? देयर इज ओनली वन बेस्ट मैथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। इसने बोला सिर्फ एक ही ऐसा मेथड है जिसमें आप क्या कर सकते हो, जितनी भी आपकी एफिशिएंसी उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। दिस मेथड्स कैन बी डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस। इस मेथड को आप कैसे डेवलप करोगे, साइंटिफिक की स्टडी को पढ़ के और उसको एनालाइज करके। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकंड नंबर का, दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी जो है वो टूटनी नहीं चाहिए, किसकी, जो भी मैनेजमेंट है और जो भी वर्कर्स जो है जो कि वहां पर काम कर रहे हैं वो कंप्लीटली हार्मनी में रहने चाहिए। लड़ाई झगड़े होगा, 2 दिन काम करा छोड़ के चले गए तो इससे लॉस किसको होगा, कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो जितने भी जो वर्कर्स और जो मैनेजर्स हैं वो अच्छे से मिलकर के काम करेंगे। मैनेजमेंट शुड बी शेयर गेन्स ऑफ द कंपनी। जो मैनेजमेंट होंगे वो अपने गेन्स को भी शेयर करेंगे अपने वर्कर्स के साथ। सपोज करो एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, कोई भी बड़ा सा मैनेजमेंट है, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, उसने वर्कर्स रख रखे। अब आज उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, तो वो जितने भी जो वर्कर्स हैं जो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं तो उनमें उसकी सैलरी और वेजेस में जो मैनेजर है उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इससे जो वर्कर्स है वो मोटिवेट होंगे और अच्छे से काम करेंगे। ये वाली सारी चीज, वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड एक्सेप्ट चेंजेस फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। वर्कर्स हार्ड वर्क कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कंपनी को फायदा हो। कंपनी को फायदा होगा तो उससे उनकी सैलरी और वेजेस में भी उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। दिस रिक्वायर्स मेंटल रेवोल्यूशन बोथ मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। एक तरह से मेंटल रेवोल्यूशन हो गया दोनों के लिए, मैनेजमेंट और वर्कर्स के लिए। शुड ट्रांसफॉर्म देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स वन अनदर फॉर कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए मैं नोट्स लेकर के आई हूं। इन लाइंस को आप अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रही हूं। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी आ रही है बेटा तो आप कमेंट में मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें देयर शुड बी अ कंप्लीट कॉपरेशन। अब इसने क्या बोला, कंप्लीट कॉपरेशन होना चाहिए बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल। अलग अलग काम करने से अच्छा है हम मिलकर काम करें, अच्छा काम करें और बड़ा काम करें। ठीक है,
देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। जितनी भी जो मैनेजमेंट और जो वर्कर्स है वहां पर जो काम कर रहे हैं, भेदभाव नहीं करना। जितना काम आपने ए पोर्शन को दिया है उतना बी पार्ट वाले को भी आप उतना ही काम देंगे। अगर आप इक्वली सैलरी दे रहे हैं दोनों को, तो ये नहीं कि एक वर्कर से, ए वर्कर से आप ज्यादा काम करा रहे हैं, बी वर्कर से आप कम काम करा रहे हैं। दोनों वर्कर्स को, दोनों को काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली देनी है। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। दोनों को ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बिना कंपनी नहीं चलेगी, इन दोनों के काम करने से ही कंपनी को प्रॉफिट होगा और कंपनी आगे बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट चलते हैं, दैट इज लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्क शुड बी असाइन्ड टू एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। जो काम है एम्प्लॉइज को असाइन किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, कि उनकी कैपेबिलिटी कैसी है, वो किस काम में माहिर है, वो काम कैसे अच्छा कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन स्कूल का। स्कूल में मॉनिटर किसे बनाया जाता है, उसे बनाया जाता है जिस क्लास टीचर को ये लगता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, अच्छे से काम मैनेज कर सकता है, ये पूरी क्लास को टीचर के एब्सेंस में हैंडल कर सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी कैपेबिलिटीज देखी जाती है वर्कर की, एम्प्लॉयर की, कि वो कितना काम कर सकता है। दे शुड बी गिवन ट्रेनिंग टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर उसे कुछ काम नहीं आएगा तो उसे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग, जिससे कि वो मास्टर हो जाए उस काम में और वो उस काम को अच्छे से कर सके। एफिशिएंट एम्प्लॉयज वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। जितना ज्यादा एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा उसको उतनी ज्यादा अर्निंग होगी, और वो किसके लिए अच्छी है, उसके खुद के लिए भी और कंपनी के लिए भी। होप सो मेरे प्यारे बच्चों को सबको समझ में आ रहा होगा जो भी उनकी वर्षा मैम उन्हें पढ़ा रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या क्या टेक्निक्स है, सबसे पहले आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में आपको उसने बताया है इट इज अ टेक्निक टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सुपरविजन। ये किसको इंप्रूव करता है बेटा, जो भी क्वालिटी है सुपरविजन की उसको इंप्रूव करता है एट शॉप फ्लोर लेवल टू फैक्ट्री। समझ में आया, एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक आपको कैसे पहुंचना है, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। इन दिस टेक्निक प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन। प्लानिंग एक अलग हो गया, मैंने बहुत डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ाया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 1। बेटा अभी भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि आप जाकर के देख लीजिए, उसमें मैंने आपको डिटेल में पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा है। आप सोचें कि चैप्टर 1 नहीं करके चैप्टर 2 पढ़ ले, तो ऐसा नहीं होगा। आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं वो चैप्टर 1 से ही क्लियर होगी। स्टेप बाय स्टेप आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे। टेलर सजेस्टेड 4 मैन फॉर प्लानिंग एंड 4 मैन फॉर एग्जीक्यूशन। अब जो टेलर थे उसने क्या सजेस्ट करा, प्लानिंग के लिए भी 4 मैन सजेस्ट करा और एग्जीक्यूशन के लिए भी। ये था फंक्शनल की फोरमैनशिप में। नेक्स्ट चलते हैं द 4 foremen फॉर प्लानिंग एंड देयर रोल। कौन कौन से हैं वो इसी के अंदर मैंने आपको बता दिए, इंस्ट्रक्शन कार्ड एंड क्लर्क। ठीक है, टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स, ये क्या करता है, ड्राफ्ट करके रखता है इंस्ट्रक्शंस के लिए। टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द क्लर्क, टाइम और कॉस्ट तो लगेगी। रूट क्लर्क टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ द प्रोडक्शन, कहाँ किस जगह पर आपको प्रोडक्शन करना है। टू इंश्योर डिसिप्लिनरी, ठीक है, डिसिप्लिनरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा काम अच्छे से होना चाहिए। तो ये 4 फोरमैन थे प्लानिंग के और उसके रोल थे। नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी केस स्टडी बेटा बन करके आ सकती है। ठीक है, अब द 4 foremen ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड देयर रोल, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड बॉस क्या है, एक लीडर है, ये आपको बता रहा है कि आपको कैसे एफिशिएंसी से काम करना है जिससे आपका रिजल्ट जो है क्विकली निकल करके है और अच्छा निकल करके है। तो उसके लिए आपको स्पीड बॉस पता होना चाहिए। गैंग बॉस क्या करता है, अ फिगर ओवरसीइंग अ ग्रुप ऑफ टीम। ये क्या देखता है, ग्रुप ऑफ टीम को देखता है, ऑफन इन एन कॉम्पिटिटिव कंटेंट में। जैसे पूरी क्लास का एक मॉनिटर बनाया गया है, तो वो उसको गाइड कर रहा है कैसे करना है, क्या करना है, कब काम होगा। ठीक है, एक एक चीज का ध्यान रखना, पूरी क्लास डिसिप्लिन में है कि नहीं, तो वो एक गैंग बन गई है ना। तो सेम वही ओवरसीइंग देखना, ग्रुप और टीम को, उसके ऊपर एक हेड होना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल सर के पास बहुत सारा काम है, उन्होंने वाइस प्रिंसिपल बना रखा है कि मेरा काम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो, वाइस प्रिंसिपल सबको देखे। ठीक है, ऐसा। रिपेयर बॉस क्या है, रिपेयर बॉस में क्या है, अ सुपरविजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर टास्क। रिपेयर से ही आपको वर्ड से ही पता चल रहा है किसी काम को ठीक करना। अगर कहीं पर भी लगता है कि कहीं मेंटेनेंस और टास्क को सही करने की जरूरत है तो रिपेयर बॉस उसकी हेल्प करता है। इंस्पेक्टर एंड अथॉरिटी फिगर हु एवेल्यूएट्स एंड इंश्योर स्टैंडर्ड्स आर मीट। जितने भी जो उसके स्टैंडर्ड है, फिगर है, वो मीट होने चाहिए जो भी वो काम कर रहे हैं उससे।
जैसे एक वर्कर है, एक मैनेजर है, उन दोनों की सोच मिलनी चाहिए, ठीक है, दोनों एग्री होने चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड simplification. What do you mean by standardization? It means setting standards for every business activity. हम एक स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं हमारी हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए, सेम एग्जैक्टली वो ही। क्या है स्टैंडर्डाइजेशन? जैसे कि आपको पता होगा उसका प्रोसेस क्या है, उसका रॉ मटेरियल, टाइम, ये सारी चीजें। सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क इज अ टेक्निक टू एलिमिनेट द अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, साइज और उसका टाइप क्या क्या। ये किसके अंदर था बेटा? स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन के अंदर, ये भी इसी का पार्ट था। नेक्स्ट चलते हैं मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दीज टू आर टू मच इंपॉर्टेंट। The objective of method study is to find out the best way of doing the work. What is method study? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? What is the objective of this? कि उसको फाइंड करना है सबसे अच्छा से अच्छा तरीका काम को करने का। It helps to minimize the cost of production because it helps in minimize the cost of which production. To improve the quality, maximum the customer satisfaction. जितना कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा उतना ही वो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, जितना उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे उतनी ज्यादा इनकम होगी किसकी? कंपनी की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन एसेट्रा। मोशन करना, एक चीज को उठाकर कहीं पर रखना, वहां से उठाकर के लेकर के आना, तो हम क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, बस उसी को बोला गया है। मोशन स्टडी सीक्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स सो दैट इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट अ जॉब। इसमें ताकि क्या लगे? कम से कम टाइम लगे और जितनी भी जो वेस्टफुल एक्टिविटी है उनको क्या कर दे? ये एलिमिनेट कर दे, जो काम की चीज हो वही रखे, बाकी सबको हटा दे। ये काम किसका था बेटा? मोशन स्टडी का। नेक्स्ट चलते हैं टाइम स्टडी और फटीग स्टडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम स्टडी आपको क्या बताता है? इट इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ स्किल्ड एंड एफिशिएंट वर्क टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। एक टाइम को लेकर के चलना और उसको कंप्लीट करना, एक स्टैंडर्ड टाइम में अपने गोल को अचीव करना बताया गया है। फटीग स्टडी में क्या बताया? अ पर्सन गेट्स टायर्ड इफ ही डज नॉट व्हाइल वर्किंग, नॉट रेस्ट. Rest intervals will help to regain stamina. This will increase productivity. इससे क्या होगा? उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। Fatigue study seeks to determine the amount and frequency of rest interval. मतलब उसको रेस्ट मिल रहा है, उसमें वो अपने जो स्टैमिना है उसको बूस्ट कर रहा है ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। अब एक एग्जांपल में लेती हूँ, सुबह से शाम तक बिना खाए बिना पानी पिए क्या आप काम कर सकते हैं? नहीं, आपको रेस्ट इंटरवल चाहिए होगा, लंच टाइम चाहिए होगा, रेस्ट टाइम चाहिए होगा, उसके बाद आपकी जो एनर्जी बूस्टअप होगी उससे आप अपना काम और भी अच्छे से कर सकते हो। तो ये थी अपनी लास्ट वाली फटीग स्टडी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। This is a technique which differentiates between the efficient and less efficient workers. अब सारे के सारे पर्सन तो ऐसे नहीं हो सकते ना कि सबको भगवान ने इक्वली दिमाग दिया है, नहीं। कुछ होंगे जो 4 घंटे में किसी काम को खत्म कर देंगे और कुछ होंगे जो 6 घंटे लगा देंगे सेम उसी काम को करने में। तो ये क्या है? एफिशिएंसी है उस वर्कर की, वो कैसे काम को खत्म कर रहा है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो देखता है कि कम से कम काम टाइम में काम हो जाए। इट हैज 2 डिफरेंट रेट ऑफ रेंज पेमेंट ऑफ दोज हु परफॉर्म अबव स्टैंडर्ड एंड फॉर दोज हु परफॉर्म्ड बिलो स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो एक तो अबाउट स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं, एक बिलो स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको किसमें बताया? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो ये जब अलग अलग स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, अब एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ बेटा। एक है प्राइमरी टीचर जो 1st to 5th को पढ़ाती है, ठीक है, और फिर ये प्री प्राइमरी टीचर है, और फिर हम ले लें प्राइमरी टीचर जो पढ़ा रही है 6 to 8th को, फिर मैं ले लेती हूँ सेकेंडरी टीचर्स, ठीक है, जो 10 to 12th को पढ़ा रही है। तो क्या इनकी सैलरी वेजेस अलग अलग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इनका स्टैंडर्ड अलग अलग नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आपको पता चल रहा है यही है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जो जितना काम करेगा, जितनी एफिशिएंसी के साथ पढ़ेगा। अब इनकी स्टडी अलग है ना बेटा, इनमें कुछ भी नहीं आ रहा है, सिंपल आपको पढ़ाया जा रहा है, फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो गया, और ये तो बिल्कुल हाई हो गया, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब्जेक्ट्स आ गए इसके अंदर, तो सब कुछ अलग अलग हो गया। तो ये सारा इनके अकॉर्डिंग इनको सैलरी वेज पे किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब ये है इस पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट, क्या है? हेनरी फ्योल, जिसने कितने प्रिंसिपल दिए थे मेरे बच्चों? 14, और
FW टेलर कितने प्रिंसिपल दिए थे? 4। ये आपको पता होना चाहिए। मैंने ट्रिक से आपको याद भी करा दिए 14 के 14। अब इनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले मीनिंग, इसको फादर बोला गया है मॉडर्न मैनेजमेंट हु लेड डाउन बिटवीन 14 प्रिंसिपल्स। इसने 14 प्रिंसिपल दिए थे। ये फादर था साइंटिफिक मैनेजमेंट का हु इंट्रोड्यूस 4 प्रिंसिपल्स। ये आप डिफरेंस में लिख सकते हैं। कंसेप्ट क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताइए, इसने साइंटिफिक मैनेजमेंट बताए हैं। ये ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस किस पे करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, लेकिन ये लोअर और फ्लोर लेवल, बिल्कुल उससे नीचे वाले पे, ठीक है, मिडिल और लोअर पे। एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, ये अप्लाई करता है टू अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ओनली। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कैसा है? पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन किया हुआ है, इसका खुद का क्या है? पर्सनल। और ओरिएंटेशन कैसा है? मैनेजरियल फंक्शन, इसका प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग फंक्शन। सिस्टम एंड वेज सिस्टम, शेयरिंग प्रॉफिट विथ मैनेजर्स एंड डिफरेंशियल पेज वेज सिस्टम। अप्रोच कैसी है? मैनेजर्स अप्रोच, इसमें इंजीनियर्स अप्रोच, क्योंकि ये क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये था इसका डिफरेंस, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए डिफरेंस क्या था। ये थी हमारी छोटी सी कहानी जो मैम ने आपको बहुत इजीली पढ़ा दी है चैप्टर 2 की। फिर भी बेटा अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना आने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3। जितना जल्दी आप पढ़ोगे, जितने अच्छे से कंसेप्ट समझोगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि फिर आने वाले टाइम में मैं आपके लिए MCQs डालने वाली हूँ चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के और चैप्टर 3 के। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।